Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing well and stay safe in your homes. Today is our 17th lecture of the system integration and the architecture. So हमारा जो ये लेक्चर्स है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे थे, लेकिन लास्ट में जो 2 लेक्चर्स आपके थे वो एक्टिविटी बेस्ड थे। तो मैंने उन एक्टिविटी बेस्ड को जो हम लाइव जो हमने एक्टिविटीज़ करनी थी क्लास में वो तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ रिसर्च पेपर देखे हैं जो हम उन टॉपिक्स पे एज ए एक्टिविटी जो हम डिस्कशन करेंगे रिसर्च पेपर के, इस पे रिसर्च पेपर किया है। और मैंने अब आपको असाइनमेंट भी आपकी जो 1 मिनट्स के बाद 1 या 2 होंगी वो इन रिसर्च पेपर पे ही देनी है। तो इस वजह से इन जो लेक्चर्स हैं इनको अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़े से रिसर्च बेस्ड हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह रिसर्च पेपर गो थ्रू करते हैं, क्योंकि रिसर्च पेपर की भी पढ़ने की एक टेक्निक है। जब आप इसको पढ़ते हैं अच्छे से, किस तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह डेवलप होती है, उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो लेक्चर में रिसर्च पेपर डिस्कशन का मकसद ये है कि आप एक तो आपकी थोड़ी सी डेप्थ में नॉलेज चला जाएगा, सेकंड थिंग आपकी रिसर्च पेपर का आइडिया होगा कि एक्चुअली रिसर्च पेपर होता क्या है, उसकी स्टडी कैसे करते हैं और उसमें किस तरह रिसर्च पेपर को लिखते हैं। क्योंकि मे बी असाइनमेंट में मैं आपको दे दूं कि रिसर्च पेपर इस टॉपिक पे लिखें, ठीक है, तो वो फिर आपके जब आपने लेक्चर लिए होंगे, सुने होंगे, तो फिर आपको तभी आइडिया होगा कि एक्चुअली ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। क्लियर? सो आवर टॉपिक जो मैंने रिसर्च पेपर लिया है ये नवंबर 2000 काफ़ी पुराना है, नवंबर 2008 का पब्लिश हुआ है। ठीक है, क्वालिटी इन हायर एजुकेशन ने ये पब्लिश हुआ था एंड टॉपिक है रीजनल क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटी इन हायर एजुकेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, इट कैरेक्टराइज एंड ड्राइविंग फोर्स। कि हायर एजुकेशन हमारी साउथ ईस्ट एशिया में उसकी क्वालिटी अश्योरेंस करनी है हमने, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। एब्स्ट्रैक्ट में ये होता है कि आपके पेपर में जो चीज़ डिस्कस की हुई है, जो चीज़ जिस पे काम हो रहा है, जो टेक्निक्स हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। दिस आर्टिकल एनालिसिस द कैरेक्टरिस्टिक एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ रीजनल क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटी इन साउथ ईस्ट एशिया। कि साउथ ईस्ट एशिया में जो हमारी क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटी है उसके बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी ड्राइविंग फोर्स के बारे में डिस्कशन है, विच हैज़ बीन एक्टिवली प्रमोटेड इन रिसेंट एरिया। तो वाकई में जो हमारी इस एरिया में हायर एजुकेशन, वाकई में ये बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटी पे डिस्कशन हो रही है by the Asian University Network or Organization for Higher Education under the auspices of Association of Southeast Asian Nation, जिसको एशियन कहते हैं, जिसको एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशन, जिसको ASEAN कहते हैं। These are now more collaborative effort among quality assurance agencies। क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज में सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा कोलैबोरेट करती है एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एट द इंटरनेशनल एंड रीजनल लेवल्स एट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन एक्सेलरेट। कि ग्लोबलाइजेशन लेवल पे हायर एजुकेशन में क्वालिटी एश्योरेंस पे डिस्कशंस हो रही हैं, इस पे काम हो रहा है, इसकी कोलैबोरेशंस हो रही हैं, मतलब कि पूरी वर्ल्ड वाइड में, पूरी कंट्री में हम इस चीज़ को देख सकते हैं। आगे वो कह रहा है however each effort is formed with different objective। ओके, हर कोई जो है इसमें एफर्ट कर रहा है, उसके एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं और इस तरह मिलकर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है, आगे है ऑब्जेक्टिव एंड करेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। एट इट इज़ ड्राइवन बाय डिफरेंट फोर्सेस। इसमें बहुत ज़्यादा फोर्सेस इंक्लूड हैं। इन साउथ ईस्ट एशिया Asian policies such as reducing the economic gap within the region and creation of single market and member country policies to internationalize higher education institutions have brought about a strong need to improve the quality of higher education for the foster harmonization of higher education system, which have been driving force behind the regional quality assurance activity। इसमें ये चीज़ डिस्कस जो मेन है वो ये की गई है कि हमें अपनी हायर एजुकेशन जो है वो उसको इम्प्रूव करना होगा।
उसको इम्प्रूव करना होगा, उसकी क्वालिटी को हमें बेहतर बनाना होगा, क्योंकि वो क्वालिटेटिव होगी तो हमारी हायर एजुकेशन जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, जिससे हमारी क्या होगी, हमारे स्टूडेंट जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। जब हमारे स्टूडेंट्स डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो इससे हमारी कंट्री डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, तो उससे हमारी जो होगी कंट्री वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। तो दिस इज़ अ मेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द हायर एजुकेशन क्वालिटी वाइज। क्लियर? तो ये इस चीज़ के बारे में डिस्कशन यहाँ पे की गई है कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हम करते हैं, किस तरह की हम अपनी उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ चूज़ करते हैं जो कि हमारी हायर एजुकेशन को क्वालिटेटिव बनाता है। ठीक है, ये था एब्स्ट्रैक्ट। अब हम डायरेक्ट चलते हैं कंक्लूजन पे। हम सारा पेपर पढ़ेंगे लेकिन कंक्लूजन पे पहले डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन हमारा रीजनल क्वालिटी एश्योरेंस एज एन एफर्ट टू सर्वाइव कम्पिटिटिव ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। तो जो हमारी रीजनल क्वालिटी है एक रीजन में, उसकी एक एफर्ट और सर्वाइव कर रही है, और उसकी कंपटीशन जो है हमारी ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में हो रहा है। ठीक है, इसका कंक्लूजन इस पेपर का ये है, जो ऑथर ने इस पर रिसर्च की थी उसने क्या कंक्लूड किया है। उसने कहा है, इन कंक्लूजन द अबव एनालिसिस हैज़ रेलेवेंट and AU and QA activities have been driven not only by increasing collaboration among universities within the region and the exchange the student and academic staff which is taking place as one aspect of globalization of higher education, but also by the regional policies of Asian and environment। वो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की आपस में जब कोलैबोरेशन होती है उससे क्या होता है, उसमें डिफरेंट विजन्स एक्सचेंज होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स का नॉलेज एक्सचेंज होता है। जब वो कोलैबोरेट करते हैं उनकी वे ऑफ लर्निंग आपस में एक्सचेंज होती हैं। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन लेवल पे भी बहुत अच्छा है। इससे हमारी क्या होती है, इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अब लेट्स सपोज आपको यूनिवर्सिटी, आपकी अगर GCUF से आप अफिलिएटेड हैं तो आपकी काफ़ी कोलैबोरेशन, बल्कि ऑलमोस्ट 100% आपकी कोलैबोरेशन GCUF से होगी। इसके अलावा GCUF भी दूसरी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करके ही चल रहा है। ठीक है, आपके कोर्सेज़, आपके यूनिलेक्टिव, आपके जो कोर कोर्सेज़ हैं वो सारे कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी क्वालिटी वाइज, ग्लोबलाइजेशन वाइज बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट हमारा अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसमें ये आगे नीचे पढ़ते हैं, द रोल दैट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड प्ले फॉर अ नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टूडेज वर्ल्ड। कि आज की दुनिया में जो हमारा जो हायर एजुकेशन का रोल है वो उसको इस तरह प्ले करना चाहिए कि जो हमारी सोशली और इकोनॉमिकली वो बहुत अच्छा हो। सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा हो। सोशली और इकोनॉमिकली जब डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा तो वो हमारी स्टूडेंट्स, हमारी न्यू जनरेशन, उनके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा। क्लियर? उसके बाद वो कह रहे हैं कि where the shifted from industry based to a knowledge based society advance along the globalization are more significant than ever। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेनिफिशियल है किसी और चीज़ से ज़्यादा। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ की रोल इन क्रिएशन, dissemination and application of knowledge, all of which are key determinant factor of the country or region। इसलिए वो कह रहे हैं कि किसी भी एक कंट्री या किसी भी एक रीजन की क्वालिटी वाइज हायर एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो सबसे क्रिएटिव रोल में पार्टिसिपेट करें, यानी अपने स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बनाएं। ठीक है, क्रिएशन में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ें। ठीक है, डिसमिनेशन और उसकी नॉलेज, आपके डिफरेंट फैक्टर्स जो आपकी डिटर्मिनेशन फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स जो आपकी कंट्री और आपकी हायर एजुकेशन को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं और अच्छे नॉलेज की तरफ लेके जाएं और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाएं, वो सारे हमें अडेप्ट करने चाहिए, वो सारे हमें चूज़ करने चाहिए। आगे वो कह रहे हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज़ एडवांसिंग इन हायर एजुकेशन सेक्टर टू। ग्लोबलाइजेशन जो है हमारी हायर एजुकेशन को एडवांस कर रहा है, वाकई में ये ठीक है।
और इसके अलावा वो क्या कह रहा है, विच पुट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन एशियन एज इन द अदर रीजन इन अ पोजीशन वेयर दे हैव कंप्लीट डायरेक्टली विद इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। कि इसकी वजह से किसी एक रीजन के इंस्टीट्यूशन कहीं भी वर्ल्ड में कोलैबोरेशन कर सकता है। अब ऐसा ही है कि हमारी डेवलपमेंट इस कदर बढ़ गई है कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जो है वो वर्ल्ड वाइड पे भी अपनी कोलैबोरेशन कर सकता है। क्लियर। इसके बाद वो कह रहे हैं कि लास्ट में पढ़ते हैं, इट इज़ देयरफॉर इम्परेटिव दैट दीज इंस्टीट्यूशन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ये डिफरेंट सर्विसेज जो है हमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट आपको नॉलेज देने के लिए, आपको लेक्चर्स देने के लिए, आपको डिफरेंट आपका सिलेबस कवर करने के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका जो स्टाफ है वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। और इन ऑर्डर टू सर्वाइव दिस सीवियर कंपटीशन, उनकी कंपटीशन जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ साथ होते हैं, आपके कंपटीशन जो है सीवियर टाइप के, उनमें भी आपको बेनिफिशियल होने चाहिए, बेनिफिट्स होने चाहिए, उनमें भी आपको विक्ट्री होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप एक इंस्टीट्यूशन में हैं वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करे, उसका वे ऑफ नॉलेज अच्छा ना हो, उसके स्टूडेंट कहीं पे भी अचीव ना कर सकें, तो उस इंस्टीट्यूशन का कोई नाम नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड बेस पे भी वो उसको इतना अच्छा नहीं समझेंगे। इस वजह से वो कह रहे हैं कि हमें इन सब को अचीव करना चाहिए, क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहिए ताकि हम ये सब अचीव कर सकें। ठीक है, आगे कह रहे हैं, AU एंड QA कैन बी कंसीडर अ कलेक्टिव एफर्ट बाय सम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद इन द एशियन, कि एशियन में कुछ इंस्टीट्यूशन ने मिल के ये बनाई है रीजन टू अचीव दिस गोल। ये ब्ला क्या है, इसको हम जब पेपर पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग द रीजन्स इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट, किसी भी रीजन की डेवलपमेंट और उसकी इंटीग्रेशन के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम सारे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में कोलैबोरेट करें, अपने वे ऑफ नॉलेज, अपने वे ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स, अपने वे ऑफ लेक्चर्स सब डिस्कशन करें, और जहाँ पे कहीं पे कोई कमी होगी, जहाँ पे कहीं प्रॉब्लम्स होगी, जहाँ पे कहीं पे इशू होंगे, उनको क्वालिटी वाइज बेहतर करें। ठीक है, तो अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस क्यों यूज़ की है। जिस तरह हम एक सिस्टम बनाते हैं, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी इसी तरह यूज़ किया है। तो हमारा जो कोर्स का मकसद है, जो हमारा टॉपिक है, इसको एक्टिविटी मैंने एज एग्जांपल इसलिए प्रैक्टिकल ली है कि हम जब कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं कि ये क्वालिटी वाइज अच्छा है, ये सारे एस्पेक्ट्स पे पूरा उतर रहे हैं। ठीक है, इसमें सारी कोलैबोरेशंस हैं, सारे फंक्शनैलिटीज़ चल रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये सब काम कर रहे हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्क है। तो इसलिए मैंने इसको हायर एजुकेशन का एक एज एग्जाम्पल एक्टिविटी ये ली है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इसी तरह हम सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस का करते हैं। ठीक है, अब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे, सारा पेपर हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि सारा पेपर हम कवर भी नहीं कर सकते अपने एक लेक्चर में, तो हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा पेपर पढ़ूंगी जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। द वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन हायर एजुकेशन ऑफ द 25th सेंचुरी विच वाज अडोप्टेड द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन हायर एजुकेशन 1998 की डिफरेंट डेट्स दी गई हैं। ये थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन की गई है, इसको आप खुद रीड आउट कर सकते हैं, इसको मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ूंगी। द पास्ट डिकेड हैज़ बीन एस्टैब्लिश द नेटवर्क ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज इन मैनी रीजन ऑल द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज बनाई गई हैं जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस होती है, जिसमें पूरी क्वालिटेटिव हम क्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है, ये एक पूरा नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ है पूरे एक रीजन में। ठीक है, आगे वो कहें, दीज रीजनल नेटवर्क इंक्लूड द अरब नेटवर्क ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें अरब नेटवर्क एश्योरेंस है, जैसे कि हायर एजुकेशन है जिसको, और द एशियन पैसिफिक क्वालिटी नेटवर्क है, ये डिफरेंट नेटवर्क से नाम है। द कैरिबियन एरिया नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस है। इन टेरिटरी एजुकेशन है द नेटवर्क ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन क्वालिटी एजेंसी। डिफरेंट एजेंसीज हैं, इसमें डिफरेंट नाम है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें, क्वालिटी एश्योरेंस इज ऑल्सो हॉट इशू इन साउथ ईस्ट एशिया कंट्री। साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में क्वालिटी एश्योरेंस सबसे एक प्रॉब्लम भी है, एक इशू भी क्रिएट करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा टाइम वर्थी है।
अगर आपको याद होगा हमने लेक्चर जब लिए थे तो सबसे ज़्यादा हमारा क्वालिटी को इम्प्रूव करने में टाइम लगता है, टेस्टिंग में टाइम लगता है। जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो टेस्टिंग में सबसे ज़्यादा उतना डेवलपमेंट में टाइम नहीं लगता जितना हमारा टेस्टिंग में टाइम लगता है। आगे वो कह रहे हैं कि वेयर द एनरोलमेंट रेट इज़ हायर एजुकेशन इज स्टिल रिलेटिवली लो कंपेयर विद डेवलप्ड कंट्रीज वाइल कंट्रीज इन द रीजन हैव बीन ट्राइंग हार्ड टू एस्टैब्लिश देयर ओन क्वालिटी एश्योरेंस। इसलिए क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज़ में ये स्टिल अभी रिलेटिवली लो कंपेयर्ड है, ठीक है। इस वजह से हर कंट्री जो है अपना क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है ताकि वो इसकी कॉस्ट भी कम हो और अच्छे से अपनी क्वालिटी को चेक भी कर सकें। इसको आप रिलेट इस सेम क्वालिटी सिस्टम के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि इसको मैंने एज अ एग्जांपल ये लिया हुआ है, ठीक है। आगे है रीजनल क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी इन हायर एजुकेशन इन साउथ एशिया। AUN इन नेटवर्क ऑफ 17 मेंबर यूनिवर्सिटी इन साउथ एशिया established in 1995 with an agreement signed of Ministry of 10 Asian। ये कुछ हिस्ट्रीज़ के बारे में उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, कि किस तरह इस्टेब्लिश हुई, किस तरह उनकी फिर ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट किया गया और फिर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे। वो ये थे द 4 मेन पिलर ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ आर, जो एक्टिविटीज़ थी 4 मेन पिलर से एक्सचेंज ऑफ एकेडमिक स्टाफ एंड स्टूडेंट, कि डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने स्टूडेंट्स और एकेडमिक स्टाफ को एक्सचेंज करें ताकि आपके नॉलेज जो है वो सेम हो जाए, आपका वे ऑफ लर्निंग, आपका वे ऑफ टॉकिंग सेम हो जाए। सेकंड है कोलैबोरेटिव रिसर्च एक्टिविटीज़। यस, जिस पे रिसर्च करें, जैसे अब रिसर्च पेपर हर यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, उसमें यूनिवर्सिटी का नाम भी पब्लिश होता है, तो उसमें वो कहते हैं कि आपकी रिसर्च एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी आपस में कोलैबोरेट करते हैं, कौन किस एरिया में रिसर्च कर रहा है, कैसे कैसे रिसर्च कर रहा है, किस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, क्या टॉपिक्स हैं और कौन सुपरवाइज कर रहा है, ये सारी भी इनकी एक्टिविटीज़ को वो कोलैबोरेट करते हैं। थर्ड जो है इन्फॉर्मेटिव शेयरिंग, आपकी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास जो नॉलेज है वो आप शेयर करते हैं। अब लेट्स सपोज कि आपकी एक यूनिवर्सिटी है और किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बिठा दे जाए और आप लोग उनसे डिस्कस करें अपनी इन्फॉर्मेशन, आप लोग उन पे डिस्कशन करें कि हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स ये कर रहे हैं, वो बताएं हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स ये कर रहे हैं, हम इस कोर्स में अपना क्लास प्रोजेक्ट्स ये करते हैं, हम इस कोर्स में ये कंटेंट पढ़ते हैं। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है प्रमोशन ऑफ एशियन स्टडीज़, कि एशियन स्टडीज़ को हम प्रमोट करें। इट ऑल्सो इंक्लूड एक्टिविटीज़ विद डायलॉग पार्टनर सच एज चाइना, यूरोप, आगे ये चीज़ें, लेकिन जो 4 मेन पिलर्स थे वो ये, ठीक है। ये आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं। आगे एक्टिविटी ऑफ AUN क्यू है, जिसमें ये देखें समरी ऑफ AUN वर्कशॉप है। यहाँ पे मैंने समरी को देखते हैं। अप्रैल 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया जो थी होस्ट थी और ये मलेशिया में ही हुआ था। उसका मेन एजेंडा था टू ड्राफ्ट अ कॉमन पॉलिसी एंड क्राइटेरिया ऑन AUN क्यू एंड स्ट्रेटजी, कि डिफरेंट कॉमन पॉलिसीज़ का ड्राफ्ट बनाया जाए और उनको क्राइटेरिया सेट किया जाए स्ट्रेटजीज ऑफ अकॉर्डिंग टू AUN। अक्टूबर 2001 में जो था थाईलैंड में यूनिवर्सिटी थी जिसका एजेंडा था टू एग्जामिन बेंचमार्किंग प्रोसीजर ऑफ AUN एक्टिविटीज़। बेंचमार्किंग जो प्रोसीजर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ पर डिस्कशन। मार्च 2002 में म्यांमार में ये हुई थी एक यूनिवर्सिटी ने, तो उनका एजेंडा था टू प्रेजेंट एंड शेयर गुड प्रैक्टिस अमंग द मेंबर यूनिवर्सिटीज़ विद द फोकस ऑन एजुकेशन। किसी भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी पे फोकस करने के लिए जो एक्टिविटीज़ बनाई गई हैं उन्होंने इसका एजेंडा उठाया था। उसके बाद अक्टूबर 2002 में इंडोनेशिया में हुआ था टू प्रेजेंट एंड शेयर गुड प्रैक्टिस अमंग द मेंबर यूनिवर्सिटी विद द फोकस ऑन रिसर्च एक्टिविटी एंड टू एग्री ऑन डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइन, डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस पे था। उसके बाद मार्च 2003 में बेनॉई में था, उसमें टू डिस्कस गाइडलाइन फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेलेक्ट एंड एग्री ऑन इंडिकेटर्स था। फरवरी 2004 में नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में हुआ था, ये था टू कंडक्ट ट्रायल एवेल्यूशन टू 2 सिंगापुरियन यूनिवर्सिटीज़ एंड टू रिवाइज द गाइडलाइन इंडिकेट बेस्ड ऑन द रिजल्ट। डिफरेंट रिजल्ट्स पे 2 यूनिवर्सिटीज़ ने आपस में कंपेयर किए थे उनके रिजल्ट्स और उनके अकॉर्डिंग को डिस्कशन की थी, ठीक है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स हैं इनके बारे में। ये अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो टोटल 11 क्राइटेरिया वर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 6 कैटेगरीज जो हमारे पास, ये एक थी क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, कि हमारे सिस्टम की क्वालिटी एश्योरेंस हो। सेकंड टीचिंग एंड लर्निंग, कि किस तरह टीचिंग करते हैं और किस तरह लर्निंग होती है। थर्ड रिसर्च
कि आप किस चीज़ पे कैसे रिसर्च कर रहे हैं। फोर्थ सर्विसेज, फिर एथिक्स आते हैं, फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आते हैं। ठीक है, ये 6 जो चीज़ें हैं, डिफरेंट 6 कैटेगरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एट द फॉलोइंग ऑफ 2 वर्कशॉप गुड प्रैक्टिस एट द मेंबर यूनिवर्सिटी वर शेयर्ड, ये डिफरेंट इनकी शेयर हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर ये डिफरेंट वर्कशॉप्स होती रही हैं जिसमें ये डिस्कशन है। उनका जो गाइडलाइन इंडिकेटर्स थी वो ये थी। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो थी उसमें क्या था, उसकी सब कैटेगरी कोई नहीं थी। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम उसमें बेंचमार्क 1 था, एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कंटिन्यूसली एवेल्युएट क्यूए सिस्टम, कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है, एग्जिस्ट कर रही है, उसको कंटिन्यूसली एवेल्युएट किया जाए क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो है उसको कंटिन्यूसली एवेल्युएट किया जाए ताकि आपकी क्वालिटी एश्योरेंस होती रहे। बेंचमार्क 2 उसका था कि द क्यूए यानी क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल ऑडिट, यानी किसी बाहर से एक्सटर्नल ऑडिट, बाहर से ऑडिट करवाया जाए। ठीक है, बाहर वाले से चेक करवाया जाए। थर्ड इंडिकेटर इसका था रिकॉर्ड ऑफ ऑल क्यूए डॉक्यूमेंटेशन, जितनी भी उसमें चेंजेस आई हैं उनका सारा रिकॉर्ड कायम किया जाए और उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन को हम सेव करते रहें, उनका रिकॉर्ड रखें। टीचिंग एंड लर्निंग में था, इसकी सब कैटेगरीज में कोर्स करिकुलम भी है, एकेडमिक स्टाफ भी है हमारा, स्टूडेंट असेसमेंट के डिफरेंट आपके क्विज होते हैं, मिड्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, किस तरह बेस पे। तो मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो हमारा पहले ये था कि एक सेमेस्टर में हमारे टीचर जो थे 6 से 7 असाइनमेंट्स ले लेते थे, उसमें से बेस्ट 4 सेलेक्ट कर लेते थे कि जिसमें हर स्टूडेंट के बेस्ट 4 के मार्क्स से उसको सिलेक्ट कर लेते थे। लेकिन फिर उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया, एचसी ने कहा कि नहीं इस तरह नहीं, फिर उन्होंने 4 ही असाइनमेंट दिए और उनकी एवरेज लेने लग गए। उससे स्टूडेंट्स का काफ़ी लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने एक असेसमेंट का एक रूल बना दिया। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स की असेसमेंट किस तरह होती है। ठीक है, फिर लर्निंग प्रोसेस, किस तरह लर्निंग प्रोसेस चलता है, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड और लर्निंग रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह आप लर्निंग रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, आप डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं कि बस ब्लैक बोर्ड पे लिख के आप समझा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आगे बेंच मार्क उनके हैं, कोर्स और करिकुलम शेड अंडरगो पीरियोडिक रिव्यू, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। जो चीज़ मेन थी वो मैंने सब कैटेगरीज आपको डिस्कस। अगर रिसर्च है, रिसर्च में वो कह रहे हैं फंडिंग एंड फैसिलिटीज़, कि रिसर्च में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फंडिंग है, आपको फंडिंग भी होनी चाहिए और फैसिलिटी भी होनी चाहिए रिसर्च की, कि आपको पूरी की पूरी रिसर्च आपकी समझने के लिए, कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए उसकी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हों और उसकी फंडिंग, अगर आपको कोई जो इक्विपमेंट चाहिए अपनी रिसर्च में या डिफरेंट चीज़ें जो चाहिए आपकी इक्विपमेंट में, वो फंडिंग भी हो सके। क्योंकि एज अ स्टूडेंट, एक जो स्टूडेंट है वो रिसर्च कर रहा है, वो अपनी फंडिंग नहीं कर सकता, उसके पास सम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते, उनको फंडिंग भी अलाउ होनी चाहिए। समटाइम ऐसा कि इसकी एग्जाम्पल किया है कि एक स्टूडेंट है, उसका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है। ठीक है, अब उसकी जो फ़ीस है वो नहीं दे सकता, तो उसकी फ़ंडिंग के लिए कोई ना कोई होना चाहिए और उसकी फैसिलिटी के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की हमें चीज़ें होनी चाहिए जो कि इसको हैंडल कर सकें इन चीज़ों को। क्लियर। उसके बाद रिसर्च आउटपुट, की हमारी जो रिसर्च है उनकी आउटपुट क्या आ रही है, क्या रिसर्च वो वाकई में बेनिफिशियल है, वो रिसर्च हमारी रिजल्ट्स की तरफ जा रही है, हमारी एंडिंग पॉइंट की तरफ जा भी रही है कि नहीं। तो ये हमारी डिफरेंट कैटेगरीज थी। ठीक है, और उसमें है आगे सर्विसेज में बेंच मार्क है प्रोवाइड और इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम डेट कुड बी, डिफरेंट सर्विसेज होने चाहिए आपको, प्रोग्राम या बेनिफिट जो भी सर्विसेज हैं। आपको पता है कि जैसे अगर आप कोई डॉक्टर है तो आपको डिफरेंट मेडिकल फैसिलिटीज सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। तो डिफरेंट सर्विसेज जो एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर और एज अ रिसर्चर जो आपको ज़रूरी हैं वो भी होने चाहिए। क्लियर। आगे है एथिक्स, हैव इन प्लेस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, जिस जगह पे हो वहाँ पे डिफरेंट एथिक्स भी होने चाहिए जिनको सबको फॉलो करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डेवलप अ सिस्टमेटिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऐसा जहाँ पे आप अपनी सारी क्यूरीज कर सकते हो। सपोर्ट एंड फैसिलिटेट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट व्हेन एवर पॉसिबल, जब भी ज़रूरत हो इसकी वो हमें सपोर्ट कर रहा हो। ठीक है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ HRD प्रोग्राम, इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसको एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बिल्डअप हो सके। आगे जो है करेक्टरिस्टिक ऑफ AU एंड QA एक्टिविटी है डिफरेंट, इसको आप
पढ़ लीजिएगा। जो हमारी मेन चीज़ है जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है, सॉरी, advance in student and academic staff exchange and establishment of credit transfer system, कि किस तरह हम एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किस तरह हम स्टाफ एक्सचेंज कर सकते हैं, किस तरह हम स्टूडेंट को एडवांस करने के लिए उनके नॉलेज को या लर्निंग को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। There are some other driving forces that promote the harmonization of higher education in the region through AUNQA activity. One of them is exchange of student and academic staff across counties in region, which used to be very limited in past but has become more and more active in recent years. कि recent years में ये बहुत active होती है. For example, the number of agreements to promote exchange between the 19 member institution, ये उसके बारे में डिफरेंट बताएगा, लेकिन हम टेबल की तरफ चलते हैं. टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट रिसीव बाय यूनिवर्सिटी अंडर AUN. अब ये देखें, थाईलैंड में था, थाईलैंड में यूनिवर्सिटीज़ के नाम थे, उनमें मास्टर लेवल हमारे थे 113, ठीक है, और डॉक्टरेट लेवल थे 27. ये 2001 से 2007 का डाटा है, अब तो बहुत बढ़ गया होगा, ठीक है. फिलिपीन में 51 मास्टर्स लेवल थे, यानी 51 लोगों ने मास्टर्स किया हुआ था और 15 ने PhD की हुई थी. अभी देखिए कितनी कम रेशो, अब तो थाउजेंड्स में चली गई है, ठीक है. और उसके बाद इंडोनेशिया में 54 जो थे मास्टर लेवल पे थे और सिर्फ 9 जो थे PhD लेवल पे थे. तो ये जो है, जब इतने कम स्टूडेंट्स मास्टर और PhD लेवल पे हैं तो इट्स मीन कि वहाँ पे क्वालिटी भी होती है, ठीक है. लेकिन जितने हम अब यहाँ पे मास्टर्स लेवल और PhD भरते जा रहे हैं, क्वालिटी हमारी कम होती जा रही है, ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि इन कनेक्शन विद दिस चेंज एशियन आल्सो प्रपोजेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम इन नियर फ्यूचर इन ऑर्डर टू फ्यूचर फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट एंड एकेडमिक स्टाफ. जिस तरह हमारी वो कह रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, हमें एक्सचेंज में भी इशू आ रहा है, तो हमें एक्सचेंज करना चाहिए ताकि हमारी क्वालिटी को बरकरार रखें. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, अब देखें यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं. अब हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स बैचलर कर रहा होता है, मास्टर्स कर रहा होता है और PhD कर रहा होता है. तो हमें उन स्टूडेंट्स के नॉलेज को, उन स्टूडेंट्स के साथ क्रेडिट ट्रांसफ़र या उन स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेशन रखनी चाहिए डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि हमारी जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो बढ़ती जाए. क्लियर. आगे है पॉलिसीज़ टू क्रिएट अ सिंगल मार्केट. Another driving force is Asian policies for the creation of single market 2015. Asian Concord to adopt 9th Asian Summit. ये डिफरेंट कंट्रीज ईयर्स का उसने बताया हुआ है, ठीक है. अब इसमें इसको इग्नोर करें. कंक्लूजन हमने आगे डिस्कस किया है. अब देखें कि इसमें उन्होंने अपनी स्टडी के बारे में, यानी हायर एजुकेशन की क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में डिस्कशन की है कि किस तरह हम कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किन कामों के थ्रू हम अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं. अगर हम इसी को मैप करें अपनी सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस पे, तो हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे फंक्शन या ऐसे यूज़ केस इस्तेमाल करने चाहिए जो कि हमारे सिस्टम को क्वालिटी की तरफ लेके जाएं, जिनको हम यूज़ करें तो यहाँ पे अगर कोई कमी प्रॉब्लम रह गई है या कहीं पे कमी रह गई है, वो हमारी क्वालिटी उसकी बढ़ जाए और उसको मज़ीद हम सॉर्ट आउट कर सकें. अगर हमारा जो सिस्टम है वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होगा तो हमारी क्या होगी, कॉस्ट, वो जो हमारा क्लाइंट है सबसे पहले वो अफेक्ट होगा, उसकी कॉस्ट इफेक्ट होगी, वो रिलायबल नहीं होगा, ठीक है, वो बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है, वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो क्वांटिटी वाइज जैसे मर्जी है. जब वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होगा तो उसकी क्वांटिटी भी मैटर नहीं करती, ठीक है. इस वजह से हमें कुछ ऐसी, जब हम सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं तो साथ साथ हमें ऐसे फंक्शंस, ऐसी एक्टिविटीज़ को जहन में रखना चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए जो कि हमारी सिस्टम की क्वालिटी एश्योरेंस को बढ़ाए और हमारी क्वालिटी एश्योरेंस को हम उसको यूज़ टू करें कि हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल परफेक्ट हो और क्वालिटी वाइज भी बिल्कुल ठीक हो, ठीक है. अब आपने इस पेपर को कम्प्लीटली पढ़ना है. मैंने इसको थोड़ा सा कम इसको डिस्कशन किया ताकि आपको पढ़ना आ जाए. पहले किसी भी पेपर का आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, फिर इसका कंक्लूजन पढ़ें, ठीक है. जब अब भी आपने क्या करना है, इस पेपर को सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, फिर आपने कंक्लूजन, मैं आपको ये शेयर कर दूँगी, फिर कंक्लूजन की तरफ जाना है और फिर आपने 1 बाय 1 सारा पेपर पढ़ना है. फर्स्ट टाइम आपको समझ नहीं आएगी, फर्स्ट टाइम
पढ़ेंगे, सेकंड टाइम पढ़ेंगे, फिर थर्ड टाइम पढ़ेंगे। जब आप 3 दफ़ा पढ़ेंगे, एटलीस्ट जिनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा कम है, वो 4 से 5 दफ़ा पढ़ेंगे, तो फिर आपको ये 50 to 60%, 70% समझ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये लेक्चर को अच्छे से सुन लेंगे तो फिर आपको 80-90% आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होंगे जो 100% अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने इस तरह की आपको असाइनमेंट देनी है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।